हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल मैं जो वीडियोस ला रही हूं वो पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये पार्ट्स जो है टारगेट हाई बुक से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैंने लिए हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि 2020 के मैं बंच में दे रही हूँ ईच वीडियो में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्लिनिकल बेस्ड भी हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं नॉर्सेट में स्पेशली, वो क्लिनिकल बेस्ड ही आ रहे हैं। हमें एक सिचुएशन दे दी जाती है और उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, हमें करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना होता है। तो आज की वीडियो में भी मैं 20 क्वेश्चंस लाई हूँ। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और प्लीज कमेंट में डालिए जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं या जो भी सजेशन है मेरे लिए। आई विल बी हैप्पी टू गेट दैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ड्यूरिंग द इमर्जेंट फेज इन अ पेशेंट with a full thickness burn over the lower half of the body, what is the clinical manifestation the nurse would expect to find? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बेसिकली साइन होता है जो एक नर्स फाइंड आउट करती है एक डिजीज्ड पेशेंट के बॉडी में। तो यहाँ पे जो है बर्न पेशेंट की बात की हुई है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, सेकंड इज शिवरिंग, थर्ड इज इंटेंस पेन एट द बर्न साइट एंड फोर्थ इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, आप सोच के बताइए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फुल थिकनेस बर्न क्या होता है। फुल थिकनेस बर्न होता है जो डिस्ट्रॉय करता है ऑल लेयर्स ऑफ स्किन, मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस, एंड मे एक्सटेंड इनटू द अंडरलाइंग टिश्यूज लाइक सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड जो मसल तक जाता है, जो थर्ड डिग्री बर्न होता है उसी को फुल थिकनेस बर्न कहते हैं। तो फुल थिकनेस बर्न के बाद जो पेशेंट में मैनिफेस्टेशन आएगी, वो इसमें जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो रहेगा बर्न पेशेंट, सॉरी शिवरिंग। शिवरिंग इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन होता है जो हमारा, शिवरिंग इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, बर्न पेशेंट में क्या होता है, देर इज रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का रिस्क रहेगा ड्यू टू लॉस ऑफ जो प्रोटेक्टिव बैरियर है हमारा। अगर स्किन है तो स्किन लॉस होने के बाद हमारा शिवरिंग शुरू हो जाएगी पेशेंट को ड्यू टू लॉस ऑफ हीट। और लॉस ऑफ हीट को जब बॉडी कम्बैट करती है तो वो शिवरिंग के रूप में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो द करेक्ट आंसर हेयर इज शिवरिंग। Question number 2. A 40-year-old female patient has been admitted with a new diagnosis of Cushing syndrome, which is characterized by elevated serum and urine cortisol levels. Which assessment findings should the nurse anticipate in this patient? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। एक फीमेल पेशेंट है जो कि 40 ईयर ओल्ड है और वो न्यूली डायग्नोज हुई है कुशिंग सिंड्रोम के लिए, और उसका जो कॉर्टिसोल लेवल है सीरम का भी एलिवेटेड है और यूरिन का भी एलिवेटेड है। उसके बाद हमें असेसमेंट के बाद फाइंड आउट करना है कि क्या सबसे पहली मैनिफेस्टेशन होगी, हमें क्या पेशेंट के अंदर फाइंड आउट करना है एज अ कुशिंग सिंड्रोम पेशेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है। कुशिंग सिंड्रोम होता है जब कॉर्टिसोल लेवल जो है सीरम का कॉर्टिसोल लेवल हाई चला जाता है ड्यू टू सम स्टेरॉइड मेडिकेशन और ड्यू टू स्ट्रेस। जब ओवर टाइम स्ट्रेस होता है तो जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं हमारे, वो कॉर्टिसोल एज स्ट्रेस हार्मोन की तरह से वो रिलीज करते हैं एज अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। तो जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है कॉर्टिसोल हार्मोन का, तो कुशिंग सिंड्रोम जो है जो डिजीज है, वो उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। अब जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो क्या क्या करता है, इसका एक तो ये है कि वो स्ट्रेस एज अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस रिलीज होता है। तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल एंड एनहांसेस द ब्रेन टू यूज द ब्लड शुगर ड्यूरिंग स्ट्रेस। तो ये एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करता है बॉडी को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रेस हार्मोन है। सेकेंडली ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है बॉडी में, जहां भी इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। थर्डली ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है बॉडी में, ताकि बॉडी जो है एनर्जी, विच इज हाउ द बॉडी यूजेस द फूड फॉर एनर्जी। जब हम फूड खाते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
उसके बाद थर्डली ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज ब्लड प्रेशर हमारा नहीं होता है, मेंटेन्ड रहता है अगर हमारा जो है कॉर्टिसोल हार्मोन इन नॉर्मल लिमिट होता है तभी। तो यहाँ पे जो है थिनिंग हेयर एंड मून फेस, वेट लॉस एंड हर्सुटिज्म, then decreased muscle mass and thickness of the skin। जो लास्ट ऑप्शन है decreased blood pressure and hyperglycemia, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो ऊपर वाले तीन ऑप्शंस हैं वो लॉन्ग टर्म कोर्टिजोल सिक्रीशन से होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है एक्यूटली पेशेंट सफर कर रहा है, मतलब पेशेंट को न्यूली डायग्नोज हुआ है जो कुशिंग सिंड्रोम है वो, तो उसमें सबसे पहला रेस्पॉन्स जो रहेगा कॉर्टिसोल हार्मोन का वो रहेगा इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड हाइपरग्लाइसीमिया। तो जो नर्स का फर्स्ट जो असेसमेंट रहेगी वो रहेगी डी पार्ट, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड हाइपरग्लाइसीमिया। Question number 3. A patient is receiving 1000 ml of parenteral nutrition solution over 24 hours. When it is time to change the solution, there is still 100 ml remaining in the bottle. What should the nurse do? तो यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास। A. Infuse the remaining solution rapidly through the IV line. B. Notify the physician for instructions on the infusion rate. Then C. Hang the new solution and discard the unused solution. And D is delay changing the solution until the remaining solution infuses at the prescribed rate। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, hang the new solution and discard the unused solution। जो हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं अपना नॉलेज वार्ड में वो कभी कभी इससे डिफरेंट हो जाता है। हम बीच में फ्लो रेट इंक्रीज डिक्रीज करते हैं कि सॉल्यूशन चला जाए, बट एक्चुअल में अगर 100 ml सॉल्यूशन भी उसमें लेफ्ट है तो हमें उसको रेट को मेंटेन नहीं करना है, बल्कि हमें जो पाउच है जो हमारी बॉटल है उसको डिस्कार्ड करके हमें न्यू सॉल्यूशन इन्फ्यूज करना है अकॉर्डिंग टू द फ्लो रेट प्रेस्क्राइब्ड। Question number 4. A patient with AIDS is receiving a combination of therapy of zidovudine, lamivudine, and indenavir. The patient develops pulmonary tuberculosis and begins treatment for it. Which of the following should be contraindicated for this patient? इसमें जो ऑप्शंस हैं वो टीबी के ड्रग्स हैं, जो 4 ड्रग्स होते हैं, INH, देन पायरेसिनामाइड, इथाम्बुटोल एंड रिफाम्पिसिन। तो कौन सा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एड्स की ट्रीटमेंट के ड्रग्स के साथ? तो वो है ऑप्शन डी, रिफाम्पिसिन। क्योंकि जो रिफाम्पिसिन होता है जब उसको जो इंडिनाविर है उसके साथ लेते हैं तो क्या होता है, इंडिनाविर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ब्लड में वो लो लेवल पर रह जाता है। तो ये एक इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि हम टीबी के ड्रग्स के साथ इंडिनाविर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं ब्लड में। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, रिफाम्पिसिन। Question number 5. A 24-year-old female patient represents to her family physician with persistent hiccups that has been difficult to control. The physician recommends a technique of breathing in and out of a bag to breathe exhaled carbon dioxide yani CO2 in the bloodstream. The majority of CO2 is transported in which form? Options are carbaminohemoglobin, option B bicarbonate, C is carboxyhemoglobin and D is carbonic acid। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, बाइकार्बोनेट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में एज बाइकार्बोनेट आयंस ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये कौन सा एंजाइम है जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की को बाइकार्बोनेट बनाने के लिए हेल्प करता है, जो कि कार्बोनिक एसिड होता है? उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो दिस कुड बी वन ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाइकार्बोनेट्स। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हम एक्सेल करते हैं वो जो हमारे शरीर में बच जाती है वो बाइकार्बोनेट्स की तरह ब्लड में मौजूद होती है इन द ब्लड स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 6. A 56-year-old female has come and complaints of hand tremors which worsens while reaching out for objects. In the absence of any stimulus, what would her testing membrane potential be in the ulnar nerve of right hand? तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, माइनस 70 मिली वोल्ट।
-70 millivolt is the resting potential of the neurons typically. What is the resting potential of neuron? न्यूरॉन में जो resting potential है वो membrane का resting potential होता है, कि जो outside resting potential है वो पॉजिटिव है और इनसाइड जो रेस्टिंग पोटेंशियल है यानी चार्ज है वो नेगेटिव है। और जब इसको हम जो रेस्ट जब न्यूरॉन्स में से कोई भी स्टिमुलस पास नहीं किया होता है तो उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, -70 मिली वोल्ट। और कार्डियक मसल का क्या होता है? कार्डियक मसल का जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो -90 होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग अलग मसल्स में और न्यूरॉन्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो कार्डियक मसल का भी पूछा जा सकता है, वो -90 होता है। Question number 7. A 35-year-old female complains of forgetfulness, loss of hair, and cold intolerance. Her TSH levels are high and free T3 and T4 are low. What would be the effect of this disease on basal metabolic rate यानी BMR? यहाँ पे जो सिम्टम्स दिए हुए हैं पेशेंट के वो हाइपोथायरॉयडिज्म को रिजेंबल कर रहे हैं, जिसमें जो थायराइड लेवल्स होते हैं हार्मोन के वो लो होते हैं और जो बीएमआर होता है वो डिक्रीज करता है, लीडिंग टू जो बीएमआर रेट होता है वो बॉडी का वो डिक्रीज होता है और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर को मतलब डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बीएमआर डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 8. A 35-year-old male patient suffering from epilepsy, deep vein thrombosis, and rheumatoid arthritis comes to emergency department with multiple bruises on his body. Which probable drug interactions the nurse should think about? Options are aspirin and warfarin, then warfarin and propranolol, then phenytoin and ibuprofen, then ibuprofen and valproate. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एस्पिरिन एंड वारफरिन। एस्पिरिन और वारफरिन दोनों ही एंटी कोगुलेंट ड्रग्स हैं। इसका मतलब है कि जो ब्लीडिंग रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी के कारण जो ब्लड है वो बॉडी में कहीं कहीं जो ब्लड वेसल्स होते हैं छोटे वो ब्रेक हो सकते हैं और वो ब्रूजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो नर्स को यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे कोई पेशेंट एंटी कोगुलेंट पे तो नहीं है, यानी एस्पिरिन और वारफरिन जैसे ड्रग्स पे तो नहीं है। जो दूसरे ऑप्शंस हैं जैसे वारफरिन और प्रोपेनोलॉल, वारफरिन अगेन इज एंटीकोगुलेंट बट प्रोपेनोलॉल इज बीटा ब्लॉकर, ये हाई ब्लड प्रेशर में दिया जाता है यूजुअली। देन फेनिटोइन एंड इबुप्रोफेन, फेनिटोइन यानी डायलेंटिन और ये एंटी कन्वल्सेंट है। देन इबुप्रोफेन इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। देन जो लास्ट ऑप्शन है इबुप्रोफेन एंड वाल्पोरेट, वाल्पोरेट इज अगेन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो मेन जहाँ पे जो रोल है वो है एस्पिरिन और वारफरिन का, जो कि दोनों एंटीकोगुलेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 9. A patient with was started on anti-leprosy drugs. Which of the following could have caused the side effects seen in the picture? Options हैं rifampicin, dapsone, clofazimine या फिर ऑफ्लॉक्सिसिन। तो यहाँ पे जो ड्रग है क्लोफेजामिन, ये कुछ स्किन रिलेटेड डिजीजेस जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्रिएट करता है, जैसे डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्केली स्किन एंड ड्राइनेस इन द स्किन। तो यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें ड्राइनेस, स्केली और डिस्कलराइज स्किन दिखाई दे रही है हमें। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्लोफेजामिन। क्वेश्चन नंबर 10. An unconscious kid was brought to the emergency in a PHC with history of consumption of a thorny fruit given in the picture. What kind of poisoning should the nurse anticipate? अब जो पिक्चर में दिया हुआ है वो मोस्टली लोगों को पता होगा, ये एक फ्रूट होता है, जंगली फ्रूट होता है, ये दतूरा के नाम से होता है और ये एक्चुअली पॉइजनस होता है ह्यूमंस के लिए। तो ये हमें हमारे कंजम्पशन के लिए हानिकारक होता है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है, फर्स्ट इज कोलिनर्जिक, बी इज एंटी कोलिनर्जिक, देन सिंपैथोमिमेटिक, देन सिंपैथोलाइटिक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, एंटी कोलिनर्जिक पॉइजनिंग होती है दतूरा पॉइजनिंग की। तो ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसके फंक्शन को डिमिनिश करता है, डिक्रीज करता है जो एंटी कोलिनर्जिक पॉइजनिंग होती है।
तो हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है बॉडी की उसको हिंडर करेगा। जो सिम्टम्स है वो होंगे ड्राई माउथ एंड आईज, देन यूरिनरी रिटेंशन, ब्लड विजन, टैकीकार्डिया, डिक्रीज स्वेटिंग, प्यूपिल डायलेशन हो जाएगा, फ्लशिंग होगी, डिजीनेस होगी, ये सारे सिम्टम्स हैं। ड्राउजीनेस और सेडेशन भी होगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं दतूरा पॉइजनिंग यानी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट पॉइजनिंग के। Question number 11. A patient with asthma wants to know how albuterol inhaler works to improve his breathing. Which explanation by the nurse best describes the action of the medication? तो यहाँ पे जो correct answer है वो है option C. It is a beta agonistic that causes bronchodilation. जो बीटा एगोनिस्ट होता है albuterol, तो ये ब्रोंकोडाइलेशन करता है एस्थमा के पेशेंट्स के लिए। Question number 12. A patient arrives at the clinic complaining of a swollen face and tongue, difficulty breathing, and audible wheezing immediately after consuming a peanut butter sandwich. What should be the nurse initial action for this situation? यहाँ पे जो correct answer है वो है A. Ensure airway patency. यहाँ पे ऑप्शंस बाकी दिए हुए हैं। गेट एन ECG डन, देन एडमिनिस्टर 1 milligram of 1:1000 epinephrine subcutaneously, इनिशिएट एन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सेलाइन। तो यहाँ पे जो है जो नर्स है वो सस्पेक्ट कर सकती है पीनट बटर एलर्जी के लिए, यानी पीनट से बहुत लोगों को एलर्जी होती है। तो सबसे पहला स्टेप है नर्स इंश्योर करेगी एयरवे पेटेंसी को। Question number 13. A patient who has undergone major surgery is experiencing difficulty sleeping despite known pharmacologic measures. What medication does the nurse anticipate may be prescribed? यहाँ पे correct answer है option D, zolpidem. Zolpidem is a sedative hypnotic medication commonly prescribed for a short-term treatment of insomnia. Insomnia जिसको नींद नहीं आती है, sleeplessness is called insomnia. तो फार्माकोलॉजिकल शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है zolpidem. Question number 14. How do drugs such as Question number 14. How do drugs such as methotrexate, hydroxychloroquine, or penicillamine differ from typical NSAID in managing rheumatoid arthritis that is not adequately controlled? And the options are neutralize inflammatory mediators. Option B are remarkably free from serious toxicities. Option C, slow stop, possibly reverse joint pathology in rheumatoid arthritis. Option D is provide major quicker relief of arthritis signs and symptoms. तो यहाँ पे जो correct answer है वो है option C, slow stops, possibly reverse joint pathology in rheumatoid arthritis. Question number 15. After ingesting an excessive dose of theophylline, a patient develops symptoms of drug toxicity. Which of the following is the most likely manifestation of theophylline toxicity? And the options are bradycardia, drowsiness, progressing to sleep, and then coma. C is hepatotoxicity and D is seizures. And यहाँ पे जो option है option D is the correct answer, seizures. जो थियोफाइलिन होता है वो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जैसे टेरिफाइलिन। तो अगर ये टॉक्सिसिटी हो जाती है इसकी एक्सेसिव ड्रग्स डोज से तो पेशेंट को सीजर्स डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। A patient with deep partial thickness burns covering 45% of his trunk and legs is scheduled for debridement in the cart shower 48 hours post burn. The nurse anticipates the need for pharmacological pain management during the procedure. Which medication would be the most appropriate choice to be controlled to control the patient's pain? फ्रेंड्स, जो डीब्राइडमेंट होता है वो हाइड्रोथेरेपी होती है। उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को, जो बर्न पेशेंट होता है उसको रनिंग वाटर के अंडर उसको शावर देते हैं, जिससे जो डेड स्किन है और अनहेल्दी टिश्यू है वो वॉश आउट हो जाता है। इस प्रोसीजर में पेशेंट को पेन हो सकता है, तो उसके लिए जो पेन मेडिकेशन है वो हम IV मॉर्फिन दे सकते हैं, क्योंकि जो पार्शियल थिकनेस जो बर्न्स होते हैं उसमें पेन कंट्रोल के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल पेन, तो IV मॉर्फिन जो है इट्स एन अप्रोप्रिएट ड्रग टू कंट्रोल पेन ड्यूरिंग द प्रोसीजर. Question number 17. A physician describes
Furosemide यानी Lasix for a client. What should the nurse inform the client to expect if the medication is achieving the desired outcome? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूरिनेशन. फ्लूसिमाइड इज एन एंटी डायरेटिक एजेंट, जिससे क्या होता है, पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. Question number 18. What is one of the primary consideration in determining the initiation of antiretroviral therapy in a patient diagnosed with HIV infection? Options दिए हुए हैं: presence of elevated levels of HIV antibodies in the patient. B is verification of the patient's HIV infection status. C is the patient's willingness to adhere to the lifelong challenging medication regimen. D is availability of a support system to assist the patient in managing the financial burden. तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है. The patient's willingness to adhere to a long-term and challenging medication regimen. जब हम रेट्रोवायरल थेरेपी इनिशिएट करते हैं विद HIV इन्फेक्शन, तो उसमें केयरफुल कंसीडरेशन की जरूरत है. पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है सिग्निफिकेंट फैक्टर्स. सबसे पहले उसको कंसेंट लेना पड़ता है हमें, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलेगी और डिमांडिंग ट्रीटमेंट होती है. तो पेशेंट को एडहेयर होना पड़ता है मेडिकेशन से, यानी पेशेंट को टाइमली मेडिकेशन लेनी होगी और ये ट्रीटमेंट जो है लॉन्ग टर्म चलेगी. तो इसके लिए पेशेंट को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है और उसका कंसेंट लेना बहुत जरूरी है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. पेशेंट्स विलिंगनेस टू एडहेयर टू अ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग एंड चैलेंजिंग मेडिकेशन रेजिमेन. Next, question number 19. A patient with diabetes expresses resistance to change his eating habits because he is not overweight. What should be the action of a nurse at the stage of trans-theoretical model of behavior change? Options दिए हुए हैं: help the patient prioritize managing his diabetes. B is arranging appointment with the dietitian to discuss what dietary changes are needed. Explain dietary changes can help prevent long-term complications of diabetes. And option D is emphasize that he must change behaviors if he is going to control his blood sugar levels. Here the correct answer is option C. Explain that dietary changes can help prevent long-term complication of diabetes. यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है. ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल कुछ नहीं है, बस ये उसमें स्टेजेस ऑफ चेंज बताता है कि एक बंदा अगर उसको हैबिट्स जो है चेंज कर दी जाए उसकी, तो वो किन स्टेजेस से गुजरेगा और उसकी जो डायबिटीज है वो कैसे बेटर हो सकती है. तो यहाँ पे ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ चेंज बिहेवियर को देख के आपको पजल नहीं हो जाना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा. तो जो सी ऑप्शन है वो एक्सप्लेन द डाइटरी चेंजेस कैन हेल्प प्रिवेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस. तो नर्स को जो है ना एक्सप्लेन करना है कि डाइटरी चेंजेस से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को कैसे रिड्यूस किया जाता है या कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है. Question number 21. In an 85-year-old patient with pneumonia in the ICU for treatment, the nurse observes a decline in the cognitive function. What is the primary potential cause that the nurse should consider for the change? Options दिए हुए हैं: fatigue, infection, ICU psychosis या फिर medication allergy. और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, इन्फेक्शन. तो फ्रेंड्स, ये थे 20 क्वेश्चन आज के. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी उन्हीं फ्रेंड्स के साथ जो नॉरसेट ए, DSSB, RBI की RRB की तैयारी कर रहे हैं. और प्लीज कमेंट कीजिए किसी सजेशन के लिए, आगे आने वाली वीडियोस इन अ बेटर वे आप कैसे देखना चाहेंगे उसके लिए. ऑल द बेस्ट फॉर टुडे एंड फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू. बाय बाय.